डर, भ्रम और मौत। एक ऐसा जंगल जहां रात होने के बाद लोग कदम रखने से भी डरते हैं। इंडोनेशिया के घने जंगलों के बीच छिपी एक रहस्यमयी जगह, अलास रुवन। एक सुनसान जंगल जहां रात के समय जाना सख्त मना माना जाता है। एक ऐसी सड़क जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ हर साल कोई ना कोई अपनी जान गंवाता है। लेकिन सबसे डरावनी बात कि अगला शिकार इसका कौन होगा ये कोई नहीं जानता। आज हम इसी रहस्य और खौफ भरी मूवी की कहानी को विस्तार से समझेंगे। IMDb पर 5.6 रेटिंग के साथ ये मूवी काफी बेहतरीन हॉरर एक्सपीरियंस पेश करती है। इसके रहस्य में घटनाएं, डरावना माहौल और अनसुलझे रहस्य आपको अंत तक बांधे रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी शुरू से लेकर आखिर तक पसंद आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। मूवी की शुरुआत अलास रुवन के घने जंगलों से होती है, जहां देर रात एक व्यक्ति अपने स्कूटी से घर लौट रहा होता है। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था। सुनसान सड़क के बीच उसकी स्कूटी अचानक खराब हो जाती है। तभी उसकी नजर पास एक मौजूद छोटी सी चाय की दुकान पर पड़ती है। वो दुकान के मालिक से एक टूल लेकर अपनी स्कूटी ठीक कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो टूल लौटाने के लिए पीछे मुड़ता है उसके होश उड़ जाते हैं। वहां तो ना ही कोई दुकान थी और ना ही उसका मालिक। मानो कुछ पल पहले जो कुछ भी उसने देखा था वो सब था ही नहीं। एक अनजाना सा डर उसे घेर लेता है और वो तुरंत वहां से निकल पड़ता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि अब वो अकेला नहीं है। उसके स्कूटी के पीछे एक आत्मा बैठी हुई थी। उसी समय उसी सड़क से एक ट्रक भी गुजर रहा था। ट्रक ड्राइवर को सड़क के आसपास कई आकृतियां दिखाई देती है। डर और भ्रम में उसका ध्यान भटक जाता है और उसे सामने आती स्कूटी नजर नहीं आती। अगले ही पल एक भयानक टक्कर होती है, जहां स्कूटी सवार की मौत मौके पर ही हो जाती है। बाद में स्थानीय लोगों से पता चलता है कि मरने वाला व्यक्ति एक रोड इंजीनियर था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसी रात ट्रक ड्राइवर की भी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। अलास रुवन को लेकर स्थानीय लोगों के बीच एक पुरानी मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि इस सड़क के निर्माण के दौरान एक वादा किया गया था कि लोग इस रास्ते से सुरक्षित सफर कर सकेंगे, लेकिन बदले में जंगल हर साल एक बलि मांगता है और ये बलि किसकी होगी ये कोई नहीं जानता। सीन शिफ्ट होती है, जहां हमारी मुलाकात सीता और उनकी बेटी गेंडिस से होती है। गेंडिस जन्म से ही अच्छी तरह से देख नहीं सकती थी। सीता अपनी नई जॉब पोस्टिंग के लिए समरंग जाने की तैयारी कर रही थी और यह नौकरी उसके लिए बेहद खास थी, क्योंकि इसी से वो अपनी बेटी की इलाज करवाने का सपना पूरा करना चाहती थी। जल्दीबाजी में बस स्टॉप की ओर जाते समय गेंडिस से एक टी स्टोनर का सामान गिर जाता है। नुकसान की भरपाई और बहस में इतना समय निकल जाता है कि उनके बस उनके सामने से ही निकल जाती है। बस छूटते ही सीता की टेंशन बढ़ जाती है। तभी एक कंडक्टर जिसका नाम सुर था उनके पास आकर कहता है कि समरंग जाने वाली अगली बस अगले दिन सुबह ही मिलेगी। सीता की सिचुएशन समझकर सुर बस ड्राइवर से बात करता है और अतिरिक्त पैसे लेकर उन्हें समरंग पहुंचाने की बात करता है। लेकिन एक समस्या थी। वहां पहुंचने के लिए उन्हें अलास रुवन के जंगल से होकर गुजरना था और वहां पहुंचते पहुंचते रात हो जानी थी। इस इलाके में लगभग हर कोई जानता था कि अंधेरा होने के बाद उस रास्ते पर सफर करना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन अच्छी रकम देखकर ड्राइवर भी जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जाता है और बस जंगल की ओर बढ़ने लगती है। बस में बैठने के बाद गेंडिस की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे लग रहा था उसकी वजह से उसकी माँ को हर दिन कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तभी सीता उसके आंसू पोंछते हुए कहती है कि नई जॉब की सैलरी काफी अच्छी है, काफी जल्दी ही उसकी आंखों का ऑपरेशन भी हो जाएगा और फिर वो इस हसीन दुनिया को अपनी आंखों से देख सकेगी। सीता की बात सुनकर गेंडिस मुस्कुरा देती है, लेकिन दोनों ये नहीं जानते थे कि जिसे वो बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर सफर पर निकली थी, उसी रात उनका सामना एक ऐसे रहस्य से होने वाला है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। और यहीं से शुरू होती एक ऐसा सफर जो वहां मौजूद किसी भी यात्री के लिए सामान्य नहीं होने वाला था। तभी अलास रुवन के जंगल में रात में दाखिल होने के साथ ही साथ बस में बैठा एक पैसेंजर नोटिस करता है कि काफी देर से वे लोग उसी रास्ते पर घूम रहे हैं। जब ये बात वो ड्राइवर को बताता है तो ड्राइवर सुर को स्थिति की जांच करने के लिए कहता है। सुर अपनी जेब से एक कॉइन निकालता है और उसे सुरक्षित यात्रा के लिए प्रार्थना करने को कहता है। प्रार्थना पूरी होते ही वो कॉइन उस जंगल को अर्पण कर देता है। अब इसके बाद से ही बस फिर से सही दिशा में चल रही थी।
लेकिन रोड नंबर 39 पर पहुंचते ही ड्राइवर बुरी तरह से घबरा गया था। उसे सड़क के बीचों बीच एक भयावह आकृति दिखाई देती है जो अचानक बस के सामने आ गई थी। ड्राइवर तुरंत ब्रेक लगाता है, लेकिन तब तक बस का संतुलन बिगड़ गया था। घबरा कर वो नीचे उतरकर बस की जांच करने लगता है। तभी उसकी नजर पंक्चर हुए टायर पर पड़ती है, लेकिन बस के अगले हिस्से पर एक खून जैसे निशान और किसी के टक्कर के स्पष्ट संकेत मौजूद थे। ये देखकर ड्राइवर सन्न रह जाता है। हालांकि वो ये बात बाकी यात्रियों से छुपा कर रखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस घटना को लेकर बुरी तरह घबरा चुका था। इसी बीच कैंडिस को बाथरूम जाना होता है। जब सीता उसे लेकर जंगल की ओर बढ़ने लगती है तो ड्राइवर उन्हें अंदर तक न जाने की चेतावनी देते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना सा होटल दिखाई देता है। वो होटल ओनर से परमिशन लेकर बाथरूम की ओर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी एहसास नहीं था कि उस रात उनकी मुलाकात किसी इंसान से नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति से होने वाली थी जो काफी समय से अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही थी। बाथरूम के भीतर कैंडिस के साथ कुछ अजीब होने लगता है। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे कोई अदृश्य मौजूदगी उसके बेहद करीब खड़ी हो, और उसी पल एक अनदेखी शक्ति धीरे धीरे उस पर अपना प्रभाव जमाने लगती है। सबसे खौफनाक बात यह थी कि सीता इन सबसे पूरी तरह अनजान थी। जैसे ही सीता और कैंडिस बाथरूम से निकलने लगते हैं, उनकी नजर एक रहस्यमय व्हाइट मंकी पर पड़ती है। फिलहाल उसकी मौजूदगी का कोई मतलब समझ नहीं आता, लेकिन आगे चलकर वही इस कहानी का अहम हिस्सा बनने वाला था। वापस लौटते समय होटल ओनर उन्हें कुछ खाने के लिए कहती है। सीता कैंडिस के लिए एक बनाना लेती है। बनाना खत्म करने के बाद दोनों बिना देर किए बस की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके वहां से जाते ही होटल और वहां मौजूद बाकी लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। कुछ ही देर बाद सभी यात्री फिर से बस में सवार होकर सफर शुरू करते हैं। तभी हमें दिखाई देता है कि बस के भीतर कई भयावह आत्माएं मौजूद हैं जो खामोशी से कैंडिस को घूर रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि बस में मौजूद किसी भी यात्री को उनकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं था। यहीं से साफ हो जाता है कि कैंडिस अब किसी ऐसी शक्ति का निशाने पर आ चुकी थी जिसके असली मंशा अभी सामने आना बाकी था। अगली सुबह सीता मॉर्ग एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अपनी नई जॉब ज्वाइन करती है। वहां के हॉस्पिटल इंचार्ज मिस्टर यूस सीता की सारी जिम्मेदारियों के बारे में बताते हैं। बातचीत के दौरान सीता कैंडिस के ऑपरेशन के बारे में पूछती है जिन्हें वो हॉस्पिटल सब्सिडी स्कीम के तहत करवाना चाहती थी। जवाब में मिस्टर यूस बताते हैं कि हॉस्पिटल सब्सिडी स्कीम के लिए सीता को कम से कम यहाँ 1 साल तक काम करना होगा। इसके बाद कैंडिस के ऑपरेशन पर 50% सब्सिडी मिल सकती है। इसी दौरान सीता की मुलाकात मिस्टर एंटो से होती है, जो हॉस्पिटल में एम्बुलेंस एडमिनिस्ट्रेटर होने के साथ साथ ड्राइवर की जिम्मेदारी भी संभालते हैं। एंटो सीता के कजन टिका के बचपन के दोस्त थे। दरअसल उन्होंने इस जॉब के बारे में सीता को बताया था। ऑफिस से वापस आते हुए सीता एलास रोबन में हुई रहस्यमय मौतों की चर्चा सुन लेती है। लोग उसी सड़क का जिक्र कर रहे थे जहां पिछली रात उनकी बस रुकी थी। ये सुनकर उसके मन में बेचैनी होने लगती है और वो तुरंत घर की तरफ लौट आती है। अगले सीन में टीका सीता के नए घर को व्यवस्थित करने में मदद करती दिखाई दे रही थी। बातचीत के दौरान पता चलता है कि उनके हस्बैंड एक गवर्नमेंट डॉक्टर है जो महीने में केवल एक ही बार घर आ पाते थे। यही वजह थी कि सीता और कैंडिस के आने से टीका खुद को कम अकेला महसूस कर रही थी। तभी हमें पता चलता है कि सीता के हस्बैंड का निधन हो चुका था और वो उन्हें आज भी हर दिन याद करती थी। यही वजह थी कि टीका की बात सुनकर वो भावुक हो जाती है और उसे लकी कहने लगती है। इसी बीच कहानी का ध्यान कैंडिस की ओर जाता है। तभी एक चौंकाने वाले सीन सामने आता है। कैंडिस किसी अदृश्य साथी के साथ खेलती दिखाई दे रही थी, लेकिन वो कोई काल्पनिक दोस्त नहीं था बल्कि एक घोस्ट थी जिसकी मौजूदगी केवल कैंडिस से महसूस कर पा रही थी। उसी रात कैंडिस के बिहेवियर में एक अजीब सा बदलाव दिखाई देने लग रहा था। उसे बार बार महसूस हो रहा था कि कोई हर समय उसके आसपास मौजूद है, लेकिन ठीक से ना देख पाने की वजह से वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो कौन है। अब उसी रात सीता को लगता है कि कैंडिस कमरे के अंदर टिका से अपनी आंखों के बारे में बात कर रही है। वो कह रहे थे कि काश वो भी बाकी लोगों की तरह इस दुनिया को देख पाती। सीता दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उनकी बात सुन रही थी। तभी उसके होश उड़ जाते हैं। जिस टीका को कमरे के अंदर समझ रही थी वही अचानक उसके पीछे से आवाज लगाती है और कहती है कि अब उसे घर लौटना होगा। सीता घबरा कर कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो अंदर से बंद था। जब वो दरवाजे के नीचे से झांकती है तो उसे कैंडिस के पास किसी दूसरे व्यक्ति के पैरों की परछाई दिखाई देती है। डरते हुए वो दरवाजा खोलती है, लेकिन अंदर कैंडिस गहरी नींद में सो रही थी।
और कमरे में किसी का भी नामो निशान नहीं था। आखिरकार सीता इसे अपना भ्रम समझकर इस बात को नजरअंदाज कर देती है। अगली सुबह सीता हॉस्पिटल जाते हुए गेंडिस की जिम्मेदारी टीका को सौंप देती है। कुछ देर बाद टीका देखती है कि गेंडिस अकेले बैठी ड्राइंग बना रही है, लेकिन ड्राइंग देखकर वो बिल्कुल हैरान थी। गेंडिस अलास्ट्रोवन के जंगल और उसी बस की तस्वीर बना रही थी जिससे वो पिछली रात यहाँ पहुंचे थे। टीका इसके बारे में जैसे ही पूछती है, गेंडिस अचानक रूडली उसे चुप रहने के लिए कह देती है। उसका बदला हुआ बिहेवियर और ड्राइंग देखकर टीका भी बेचैन हो उठती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सीता एक्सीडेंट विक्टिम्स की फाइल्स और डेड बॉडीज की डिटेल्स जांच रही थी। तभी सीता उस फाइल में एक अजीब बात नोटिस करती है। हर केस में एक्सीडेंट लोकेशन एक ही था, अलास्ट्रोवन। इसी दौरान हॉस्पिटल स्टाफ सीता को सूचना देते हैं कि अलास्ट्रोवन के जंगल में एक मानव कंकाल बरामद हुआ है। उसी समय वहां पुलिस एसोसिएट मिसेस एमा भी मौजूद थी, जिन्होंने उस कंकाल को खोजा था। जाने से पहले वो सीता से अलास्ट्रोवन और रहस्यमय व्हाइट मंकी का जिक्र करती है। ये सुनकर सीता चौंक जाती है, क्योंकि व्हाइट मंकी के बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया था। इस घटना के बाद सीता एंटो से अलास्ट्रोवन के बारे में बात करती है और उसे उस रात बस के जंगल में खराब होने की पूरी बात बताती है। ये सुनकर एंटो गंभीर हो जाता है। वो कहता है कि स्थानीय लोग रात के समय उस रास्ते पर सफर करने से बचते हैं। उनका मानना है कि वहाँ किसी वाहन का ब्रेकडाउन होना यानी आने वाली मुसीबत का संकेत होता है। कहा जाता है कि वह जंगल पहले कई लोगों की जान ले चुकी थी। अब ये बात सुनकर सीता इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन उसी रात से हालात बदलने लगते हैं। गेंडिस को अचानक तेज बुखार हो जाता है, साथ ही उसे पूरे घर में सड़ी हुई किसी चीज की भयानक बदबू महसूस हो रही थी। घबरा कर वो बार बार सिर्फ एक ही बात कहती है, वो आ रहे हैं। जब ये बात सीता सुनती है तो सीता उसे बुखार का असर समझकर नजरअंदाज कर देती है, क्योंकि उसे ना ही कुछ बदबू महसूस हो रही थी और ना ही कुछ असामान्य दिखाई दे रहा था। लेकिन हकीकत इससे कहीं और ज्यादा डरावनी थी। जैसे ही सीता पानी लाने के लिए किचन में जाती है, गेंडिस की नजर कमरे में उभरती अजीब परछाइयों पर पड़ती है। धीरे धीरे उसकी नजर कमरे के एक अंधेरे कोने पर टिक गई थी, मानो वहां से उसे कोई देख रहा हो। और तभी ग्लास के रिफ्लेक्शन में एक आकृति दिखाई देती है। वो कोई और नहीं बल्कि जंगल के बीच मिले उस फूड स्टॉल की ओनर थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई इंसानी भाव नहीं थे। उसके सिर पर एक मुकुट भी था, जो इससे साफ इशारा करता कि वो कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वो रिफ्लेक्शन के भीतर से गेंडिस को जकड़े हुए घूर रही थी। ये साफ था कि गेंडिस के साथ जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ बुखार या वहम नहीं था। कोई अंधेरी शक्ति उसके बेहद करीब पहुंच चुकी थी और काफी जल्द कुछ भयावह होने वाला था। अगले दिन टीका गेंडिस की बनाई हुई ड्राइंग सीता को दिखाती है। तस्वीरें देखते ही सीता सन्न रह जाती है। उनमें अलास्ट्रोवन का जंगल, वही बस और कुछ ऐसी बातें बनी थी जिनके बारे में गेंडिस को पता ही नहीं होना चाहिए था। उधर हॉस्पिटल में एंटो सीता को बताता है कि जंगल से मिली उस बॉडी को दफना दिया गया है। ये सुनते ही सीता को फूड स्टॉल ओनर की बात याद आती है। उसे लगने लगता है कि डेड बॉडी की जानकारी उसी महिला ने दी थी। लेकिन जब वो एंटो से इस होटल के बारे में पूछती है तो उसका जवाब सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एंटो बताता है कि अलास्ट्रोवन के जंगल में ऐसी कोई होटल मौजूद ही नहीं है। ये सुनते ही सीता को एहसास होने लगता है कि अब तक जो घटनाएं संयोग लग रही थी वो किसी कहीं बड़े और खतरनाक रहस्य का हिस्सा थी। दूसरी तरफ गेंडिस का बिहेवियर डे बाय डे अजीब होते जा रहा था। एक दिन टीका उसे कमरे में किसी से बात करते हुए देखती है। पूछने पर गेंडिस बताते हैं कि वो उसी फूड स्टॉल ओनर से बात कर रही है, लेकिन टीका को वहाँ कोई नहीं देखता। माहौल को बदलने के लिए दोनों हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं। दरअसल टीका को उस घर में पहले से कुछ अजीब महसूस होने लगा था। उसे बार बार ऐसा लगता मानो कोई अदृश्य मौजूदगी हर समय उस पर नजर रख रही है, लेकिन वो बार बार इस एहसास को अपना वहम समझकर टाल देती। अब खेल के दौरान अचानक गेंडिस का बिहेवियर पूरी तरह बदल जाता है, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उस पर नियंत्रण कर लिया था। अचानक वो टीका को जोर से धक्का दे देती है। टक्कर लगने से टीका का हाथ टेबल से टकराता है और उस पर गहरा कट लग जाता है। अगले ही पल गेंडिस फिर से सामान्य हो जाती है, मानो उसे कुछ याद ही ना हो। लेकिन इस घटना के बाद टीका के मन में डर बैठ जाता है। शाम को सीता को पूरी बात बताती है। उसके अनुसार हाइड एंड सीक खेलने के दौरान गेंडिस की ताकत एक सामान्य बच्चे से कहीं ज्यादा थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि पूरे कमरे में बिना किसी परेशानी के दौड़ रही थी।
मानो उसे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा हो। यह सुनकर सीता भी चौंक जाती है क्योंकि गेंडिस बचपन से ही ठीक तरह से देख नहीं सकती थी, लेकिन असली डर अभी अब बाकी था। उसी रात गेंडिस को फिर से तेज बुखार चढ़ जाता है। इसके साथ ही उसे कई भयावह आकृतियां और रहस्यमय एंटिटीज दिखाई देने लग रही थी। फिर से गेंडिस अब एक अनजान जगह पर पहुंच चुकी थी। धीरे धीरे उसे महसूस होने लग रहा था कि वो इंसानों की नहीं बल्कि आत्माओं की दुनिया के बीच खड़ी थी। वहीं उसकी मुलाकात एक बार फिर से उस फूड स्टॉल ओनर से होती है, जो अब साफ तौर पर एक घोस्ट साबित हो चुकी थी। वो गेंडिस पर अपने साथ रुकने का दबाव डालने लगती है। डरी हुई गेंडिस बार बार अपने माँ के पास जाने की बात करती है, लेकिन उसकी बात सुनी नहीं जाती। इसी दौरान वो अपने चारों ओर अनगिनत घोस्ट और भटकती हुई आत्मा को देखती है। वो सभी उसे घूर रहे थे, मानो उसे हमेशा के लिए वहीं रुक जाने की हामी मांग रहे हों। अब गेंडिस उस आत्माओं की दुनिया में बुरी तरह परेशान हो रही थी, लेकिन वो अपनी हालत किसी को भी ठीक तरह से बोल नहीं पा रही थी। गेंडिस की बिगड़ती हालत देखकर टिका एक प्रीस्ट को घर बुलाती है। स्थिति को समझने के बाद प्रीस्ट कुछ धार्मिक रिचुअल करती है। वो होली वाटर को नारियल के पानी में मिलाकर घर से बाहर छिड़कने की सलाह देती है, ताकि कोई बुरी शक्ति घर पे प्रवेश ना कर सके। साथ ही वो गेंडिस को एक पवित्र जल पीने के लिए देती है और एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी देती है। अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए या अपने साथ चलने को कहे तो उसकी बात कभी मत मानना। लेकिन इनके बाद भी हालात में सुधार नहीं होते। उसी रात एंड्रो सीता के घर पहुंचता है और अलास रोवन के बारे में एक चौंकाने वाला सच बताता है। उनके अनुसार जिस जगह पर बस रुकी थी ना, वहां तो ना ही कोई फूड स्टॉल था और ना ही कोई इंसान। जो कुछ उन्होंने देखा था वो बेड लक का संकेत माना जाता है। लोगों की माने तो ऐसी घटनाओं के बाद अलौकिक शक्तियां अपने शिकार का पीछा करते हुए उनके घर तक पहुंच जाती है, जो कि अब गेंडिस के साथ हो रहा था। एंडो ये भी कहता है कि उसकी पत्नी और बेटी की मौत भी अलास रोवन के उसी रास्ते पर रात के समय सफर करते हुए हुई थी। अपने परिवार के साथ हुए हादसे को याद करते हुए वो गेंडिस को इस बुरी शक्ति से बचाने के लिए एक शक्तिशाली सेमन महाराजों के पास ले जाने की सलाह देते हैं। उनका मानना था कि केवल वही इस शक्ति का सामना कर उसे सुरक्षित बचा सकते हैं, लेकिन तब तक गेंडिस की हालत और गंभीर हो चुकी थी। दुष्ट आत्मा लगभग उस पर कब्जा जमा चुकी थी। बुरी आत्माओं की दुनिया में उसकी मासूम आत्मा को घसीटा जा रहा था, जबकि वास्तविक दुनिया में वही दर्द और पीड़ा से वो तड़प रही थी। आखिरकार सभी गेंडिस को मावा राज्यों के पास ले जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने तक उसकी हालत भयावह हो चुकी थी। उस शक्ति ने उसके शरीर पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया था। उसे बचाने की कोशिश में टीका आगे बढ़ती है, लेकिन उस आत्मा ने भी उसे अपने प्रभाव में ले लिया था। तभी उस घर में एक डरावनी आवाज गूंजती है, हम इस बच्चे की आत्मा को अपने साथ ले जाएंगे। साथ ही वो मावा रज्जो को भी इस मामले से दूर रहने की चेतावनी देती है। हालात की गंभीरता को समझते हुए मावा रज्जो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग करते हैं। लंबे समय बाद उन्हें उस दुष्ट आत्मा का पता चलता है। उनका नाम था दुवीरारस, एक खौफनाक अर्बन लेजेंड जिनका नाम सुनकर ही लोग डर जाते हैं। फिलहाल के लिए मावा रज्जो गेंडिस और टिका को उनके प्रभाव से बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन ये जीत केवल अस्थायी थी। उनके अनुसार दुवीरारस की शक्ति बेहद प्रबल थी और वो उनका सामना नहीं कर सकते थे। ये सुनकर सीता टूट जाती है। घर लौटकर वो गेंडिस को गले लगाकर रोने लगती है। उन्हें लग रहा था कि वो अपनी बेटी को इस भयावह स्थिति से बचाने में असफल रही है, लेकिन सच तो ये था कि इस पूरी घटना के पीछे किसी इंसान की गलती नहीं बल्कि किस्मत का खेल था, जिसकी कल्पना किसी ने भी की नहीं थी। अगले ही दिन मूवी की शुरुआत में दिखाए गए बस ड्राइवर की लाश अलास रोवन के जंगल में ठीक रोड नंबर 39 के पास बरामद होती है। ये खबर सुनकर सीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये जगह उनके पिछले यात्रा से जुड़ी हुई थी। लेकिन अब डर का सिलसिला तो बाकी था। उसी रात कर्ज अपना और खौफनाक रूप दिखाने लगती है। सीता देखती है कि कई घोस्ट उसका पीछा कर रहे हैं। वो उनसे बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अगले ही पल डर से उसकी आंखें खुल जाती है और उसे एहसास होता है कि वो एक डरावना सपना देख रही थी। तभी उसकी नजर गेंडिस पर पड़ती है, जो कमरे के एक कोने में बैठकर व्हाइट मोंकी की ड्राइंग बना रही थी। जब सीता इसके बारे में पूछती है तो गेंडिस अचानक भड़क उठती है। वो अपने माँ पर आरोप लगाने लगती है कि वो उससे प्यार नहीं करती क्योंकि वो देख नहीं सकती है, और फिर वो अपनी आंखों को ही गुस्से से फोड़ लेती है। ये भयानक मंजर देखकर सीता चीख पड़ती है, लेकिन अगले ही पल उसकी फिर से नींद खुल जाती है।
ये सिर्फ एक सपना था, या कम से कम उसे ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि जागने के बाद उसकी नजर गैंडिस के हाथ पर पड़ती है, जहां उसे व्हाइट मंकी की ड्राइंग बनी हुई थी जिसे उसने सपने में देखा था। ये देखकर सीता सन्न रह जाती है। अब उसे भी यकीन होने लगा था कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। अगली सुबह वो एंडोर टिका को सारी घटनाएं बताती है और मिसेस एमा से मिलवाने को कहते हैं। दरअसल व्हाइट मंकी का जिक्र सबसे पहले मिसेस एमा ने ही किया था, जबकि उस समय उसके बारे में केवल सीता ही जानती थी। अब यही वजह थी कि उसे लग रहा था कि मिसेस एमा ही इस रहस्य के बारे में सब कुछ जानती है। इस पर एंटो कहता है कि इस इलाके में मिसेस एमा को लोग गार्डियन स्पिरिट के नाम से जानते हैं। स्थानीय लोगों का विश्वास था कि उन्हें आत्मा और अलौकिक शक्तियों का गहरा ज्ञान है, इसलिए उन्हें बेहद शक्तिशाली भी माना जाता है। इसके बाद सीता, एंटो, टिका और गैंडिस मिसेस एमा से मिलने पहुंचते हैं, लेकिन गैंडिस को देखते ही मिसेस एमा गंभीर हो जाती है। कुछ देर बाद उसे ध्यान से देखने के बाद वो कहती है कि अब काफी देर हो चुकी है। उनके अनुसार गैंडिस पहले ही एलुर गेम बुक में फंस चुकी है। यही वो रहस्यमयी जगह है जहां उन्हें व्हाइट मंकी दिखाई दिया था। अब मानने के अनुसार एलुर गेम बुक इंसानी दुनिया और एक अलौकिक भयावह दुनिया के बीच का द्वार माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी इस रहस्यमय जंगल में सफेद बंदर को देखता है उसके जीवन पर कई बड़ी विपत्ति या आपदा मंडराने लगती है। मिसेस एमा बताती है कि अलास रोबन सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि एक प्राचीन श्राप का केंद्र है। कहानी के अनुसार इंसानों ने कभी यहाँ की शक्तियों के साथ एक समझौता किया था, लेकिन समय के साथ ही साथ उसे भुला दिया गया। इस जंगल पर काफी गलत चीजें भी होने लग रही थी। इसी के बाद दुइरारस का क्रोध इस जगह पर छा गया। अब वही अभिशाप गैंडिस तक भी पहुंच चुका था। मिसेस एमा चेतावनी देती है कि अगर उसे समय रहते एलुर गेम बुक से बाहर नहीं निकाला गया तो वो हमेशा के लिए दुइरारस की दुनिया का हिस्सा बन जाएगी। उसे बचाने का केवल एक ही रास्ता था, उन्हें वापस अलास रोबन जाकर एक विशेष रिचुअल को पूरा करना होगा। ये सुनने के बाद सीता वहां से वापस जाने लगती है। टिका उसे पहले रिचुअल करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। उन्हें लग रहा था कि यही गैंडिस को बचाने का आखिरी मौका था। फिर भी सीता किसी की बात नहीं मानती क्योंकि वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन उसी रात गैंडिस की हालत अचानक बेहद गंभीर हो जाती है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, मगर इलाज के बावजूद उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जाती है। ऐसा लग रहा था कि मानो कई अदृश्य शक्ति उसकी आत्मा को दूसरी दुनिया की ओर खींच रही हो। जैसे ही मिसेस एमा को यह बात पता चलता है वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है। मिसेस एमा साफ चेतावनी देती है कि अगर जल्द से जल्द अलास रोबन में रिचुअल शुरू नहीं किया गया तो गैंडिस को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ये सुनते ही सभी लोग तुरंत अलास रोबन के जंगल की ओर रवाना हो जाते हैं, जहां से इस पूरी भयावह घटना की शुरुआत हुई थी। वहां पहुंचते ही रिचुअल की सारी तैयारियां शुरू हो जाती है। काफी सारी ऑफरिंग के साथ एक स्पिरिचुअल डांसर को भी बुलाया जाता है, जिनका काम दोनों दुनियाओं के बीच के संबंध को स्थापित करना था। योजना के अनुसार किसी को स्पिरिचुअल कनेक्शन के माध्यम से एलुर गेम बुक में प्रवेश कर गैंडिस की आत्मा को वापस लाना था, लेकिन कई बार कोशिश करने के बावजूद मिसेस एमा उस दुनिया में प्रवेश नहीं कर पाती। कारण साफ था, दुइरारस किसी भी कीमत पर गैंडिस को जाने नहीं देना चाहती थी। आखिरकार सीता खुद एलुर गेम बुक में जाने की जिद करती है। काफी आग्रह करने के बाद उसे वहां प्रवेश करने की अनुमति भी मिल जाती है, लेकिन अंदर पहुंचते ही भटकती हुई आत्माएं और दुष्ट शक्तियां उस पर हमला कर देती है। सबसे डरावनी बात यह थी कि वहां लगने वाला हर चोट का असर उसकी असली देह पर भी दिखाई दे रहा था। हालात को बिगड़ते देख मिसेस एमा एंटो को एक शक्तिशाली साधक मावा शक्ति को बुलाने के लिए भेजती है, जो एक प्रसिद्ध स्पिरिचुअल पपेट मास्टर थे। कुछ ही देर में मावा शक्ति वहां पहुंचकर अपने विशेष रिचुअल शुरू कर देते हैं। अब एक ही जगह पर 3 शक्तिशाली स्पिरिचुअल मास्टर मौजूद थे, लेकिन फिर भी दूसरी ओर एलुर गेम बुक में सीता लगातार कमजोर होती जा रही थी। उसके चारों तरफ केवल अंधकार, नरकंकाल और भयावह आत्माएं ही दिखाई दे रही थी, जो हर कीमत पर उसे गैंडिस तक पहुंचने से रोक रही थी। इसी बीच सीता की आत्मा को स्थिर रखने के लिए अलास रोबन की पवित्र जल लाने की जिम्मेदारी एंटो उठाता है, लेकिन जंगल के भीतर उसका सामना भटकती हुई आत्माओं से हो जाता है और उसे बेहोश कर देते हैं। बेहोशी की हालत में उसे अपनी गुजरी हुई पत्नी और बेटी दिखाई देती है। वो उसे चेतावनी देते हैं कि वो तुरंत इस जगह को छोड़ के चली जाए, क्योंकि यहाँ की अंधेरी शक्ति उसकी जान ले लेगी।
होश में आने के बाद एंटो किसी तरह पवित्र जल लेकर रिचुअल स्थल पर पहुंच जाता है। इसी दौरान मावा शक्ति के रिचुअल के प्रभाव से एलुर गेम बुक के भीतर एक रहस्यमय टाइगर प्रकट होता है। वो टाइगर सीता का मार्गदर्शन करते हुए उसे उसी जगह तक ले जाती है जहां गेंडिस मौजूद थी। दूसरी ओर गेंडिस उसी फूड स्टॉल के पास खड़ी थी। वहीं दुइरारस एक बार फिर से उसे अपनी दुनिया में रहने के लिए प्रस्ताव देती है, लेकिन इस बार गेंडिस इनकार कर देती है। अब वो समझ चुकी थी कि वहां रुकने का मतलब हमेशा के लिए अपने परिवार से बिछड़ जाना होगा। कुछ ही देर बाद सीता भी वहां पहुंच जाती है। माँ और बेटी एक दूसरे से मिलकर एलुर गेम बुक से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे अनगिनत घोस्ट पड़ जाते हैं। काफी संघर्ष के बाद सीता और गेंडिस गेट ऑफ फॉरेस्ट तक पहुंच जाते हैं। बाहर निकलने से ठीक पहले दुइरारस फिर से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए गेंडिस को दोबारा एलुर गेम बुक में ही खींच लेती है। उधर वास्तविक दुनिया में मिसेस एमा को एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। वो रिचुअल को और तेज करने का आदेश देती है ताकि दोनों को जल्द से जल्द वापस लाया जा सके। अनगिनत मुश्किलों के बाद सीता एक बार फिर गेंडिस तक पहुंच जाती है। अपनी बेटी को सामने देखकर वो दुइरारस से आखिरी विनती करती है। वो कहती है कि अगर किसी आत्मा की कीमत चुकानी ही पड़े तो गेंडिस की जगह उसकी आत्मा को ले जाए। एक माँ के लिए अपनी बेटी से बढ़कर कुछ नहीं होता, इसीलिए वो बिना एक पल सोचे खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती है। सीता के इस त्याग से प्रभावित होकर दुइरारस उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और गेंडिस को वापस जाने की अनुमति देती है। आखिरकार गेंडिस वास्तविक दुनिया में लौट आती है, लेकिन इसकी कीमत सीता को चुकानी पड़ी थी। उसकी आत्मा हमेशा के लिए एलुर गेम बुक में कैद हो जाती है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि गेंडिस की आंखों का ऑपरेशन सफल हो चुका था। अब वो इस खूबसूरत दुनिया को अपनी आंखों से देख पा रही थी। हालांकि मूवी में हमें यह स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन संभव है कि सीता ने अपनी आंखें डोनेट की हो, जिसकी वजह से गेंडिस की दृष्टि मिल पाई है। अंतिम सीन में गेंडिस उन सभी लोगों को धन्यवाद करती है जिन्होंने उसे बचाने में मदद की थी, लेकिन जिस माँ ने उसके लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया उसे अब वो केवल तस्वीर में ही देख सकती थी। और इसी भावुक मोड़ के साथ अलास्ट्रोबन की कहानी अपने अंत तक पहुंचती है। ये सिर्फ घोस्ट, कर्ज और रहस्यमय घटनाओं की कहानी नहीं, बल्कि एक माँ का प्रेम, त्याग और बलिदान की भी कहानी है। अलास्ट्रोबन की कहानियां आज भी किसी अर्बन लेजेंड से कम नहीं है। आज भी के स्थानीय लोग रात के समय इस जंगल से गुजरने से डरते हैं। जंगल के भीतर एक रहस्यमय जगह मौजूद है जिसे लोग पेडलॉक चैनल के नाम से जानते हैं। मान्यता यह है कि जो व्यक्ति वहां भटक जाता है वो मानो एक अदृश्य जंगल में ही बंद हो जाता है। इसी वजह से कई लोग इसे दूसरी दुनिया का द्वार भी मानते हैं, खासकर उस पुराने बरगद के पेड़ के आसपास जहां सबसे ज्यादा रहस्यमय घटनाएं होने की बातें कही जाती है। एक बस ड्राइवर ने दावा किया था कि एक रात उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। तभी एक अजनबी बुरी औरत उसके सामने आकर बोली, डरो मत, बस मुझे अपने साथ ले चलो। ड्राइवर ने भी उसे अपने गाड़ी में बैठा लिया, लेकिन कुछ ही पलों में पूरा बस खून जैसी तेज बदबू में फैलने लगा। जब उसने उस व्यक्ति की ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसका चेहरा पूरी तरह खून से सना हुआ था। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने होटल देखने का भी दावा किया था, जो वास्तव में कभी अस्तित्व में था ही नहीं। कई लोगों का दावा है कि अलास्ट्रोबन में कुछ ऐसे स्थान मौजूद है जहां इंसानों और आत्माओं की दुनिया के बीच की दूरी बेहद कम हो जाती है। शायद यही वजह है कि इस सड़क में होने वाले रहस्यमय हादसे आज भी लोगों को डराते हैं। इसी विश्वास के चलते वहां पीढ़ियों से एक परंपरा निभाई जाती है। हर साल यहाँ वाइंग रिचुअल का आयोजन किया जाता है, जो जंगल के रक्षक और अदृश्य शक्तियों का सम्मान किया जाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार जिस वर्ष ये आयोजन नहीं होता उसी वर्ष क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बड़ी दुर्घटना, आपदा या अनहोनी घटना देखने को मिलती है। व्हाइट टाइगर से जुड़ी कुछ कहानियां भी इस क्षेत्र में विशेष प्रसिद्ध है। लोगों का विश्वास है कि ये कोई साधारण बाघ नहीं, बल्कि जंगल की रक्षा करने वाली आत्माएं हैं, जो सफेद बाघ का रूप धारण करके लोगों के सामने प्रकट होता है। शायद यही कारण है कि अलास्ट्रोबन को आज भी इंडोनेशिया की सबसे रहस्यमय, डरावनी और अलौकिक जगहों में से एक माना जाता है। अब आते हैं गेंडिस की तरफ। इस मूवी में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि गेंडिस को मारा नहीं गया था। मेरे ख्याल से दुइरारस गेंडिस को अपना वेसल बनाना चाहती थी ताकि अपने आने वाले पीढ़ी को और बढ़ा सके। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको अलास्ट्रोबन की ये रहस्यमय और डरावनी कहानी पसंद आई होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन और रहस्यमय कहानियां ला सकूं। हम फिर मिलेंगे और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।